नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की। हम उत्पादन फलन की चर्चा कर रहे थे। अब आपके सामने उत्पादन फलन जो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने सुझाया था वो दिया हुआ है सामने। तो क्लासिकल उत्पादन फलन जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है क्यू वक्र आपका दिया हुआ है फंक्शन ऑफ के टी एन, जहाँ पे के फॉर कैपिटल, क्यू जो है टोटल आउटपुट को, टी जो है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और एन श्रमिकों की संख्याओं को व्यक्त करता है। यह उत्पादन फलन दर्शाता है कि अल्पकाल में पूंजी स्टॉक और तकनीकी ज्ञान दिया हुआ होने पर कुल उत्पादन श्रमिकों की संख्या का बढ़ता हुआ फलन होती है। जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी उत्पादन की मात्रा भी बढ़ेगी। अब हम देखते हैं कि कुल उत्पादन में वृद्धि तो होती है, लेकिन यह कुल उत्पादन में वृद्धि की दर धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी कि इसका ढलान जो है वो कम होता जाता है। क्योंकि अधिक श्रमिक काम करते हैं तो उस टाइम में उनको घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य अल्पावधि में श्रम और पूंजी के साधनों के उपयोग के लिए घटते प्रतिफल का नियम लागू हो जाता है। तो चित्र में कुल उत्पादन फलन OR पूर्ण रोजगार स्तर NF के संगत है, यानी कि NF जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे कुल उत्पादन OR हो जाता है, ये अधिकतम उत्पादन है। चित्र 3.3b से लिया गया होने के कारण। तो यह शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों का मानना था कि सामान्य प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों में पूर्ण रोजगार को बनाए रखा जा सकता है। अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए नियोक्ताओं के बीच पूर्ण प्रतिस्पर्धा में पूर्ण रोजगार स्तर से ऊपर मजदूरों की बोली नहीं लगाई जाएगी, और इसलिए अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में लागत मुद्रास्फीति की संभावना नहीं होती है। इसके अलावा से के नियम के संचालन के कारण आउटपुट का पूर्ण रोजगार स्तर उस संभवित आउटपुट स्तर के बराबर कुल मांग पैदा करेगा। तो ये से का नियम कहता है कि भाई उत्पादन अपनी मांग स्वयं पैदा करता है, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। ये सकल मांग में संभावित उत्पादन से अधिक वृद्धि है जो मुद्रास्फीति का कारण बनती है, लेकिन ब्याज की दर का तंत्र समग्र मांग को संभावित आउटपुट से अधिक बढ़ने से रोकता है, यानी कि ब्याज की दर है जो वो कम या ज़्यादा होकर के मांग को आपूर्ति के बराबर बना देगी। हम जानते हैं कि मुद्रास्फीति का विस्तार उत्पादन द्वारा अवशोषित किए जा सकने वाले मुद्रा की मात्रा की तुलना में अधिक वृद्धि के कारण होता है। अर्थात मुद्रा की आपूर्ति जो है उसकी मांग से ज़्यादा हो जाती है तो मुद्रास्फीति आ जाती है। प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था इसे शास्त्रीय सैद्धांतिक ढांचे में रोकती है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि केवल निरपेक्ष मूल्य स्तर को बढ़ाती है, न कि सापेक्ष कीमतों को। इसलिए शास्त्रीय प्रणाली में मुद्रास्फीति के बिना पूर्ण रोजगार की धारणा को लंबी अवधि के दौरान बनाए रखा जा सकता है। अवसाद और मुद्रास्फीति केवल अस्थायी घटनाएं होती हैं, ये स्थायी नहीं होती हैं, क्योंकि अनुपातिक परिवर्तन होते रहते हैं सभी पक्षों में, मौद्रिक मजदूरी में भी और वास्तविक मजदूरी में भी। अब बात करते हैं शास्त्रीय सिद्धांत की पूरी विवेचना की। हमने उसके स्तंभ पढ़े, अब पढ़ते हैं पूरा डिटेल में। तो रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत पूर्ण रोजगार की धारणा पर आधारित था, ये हमने पहले देखा है, जहाँ पूर्ण रोजगार को एक सामान्य स्थिति माना गया और उसके किसी भी विवेचन को या विचलन को असामान्य स्थिति या डिस्टर्बेंस माना गया। तो सेज लॉ ऑफ मार्केट पर आधारित था, जिसके अनुसार आपूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है और अति उत्पादन और बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न नहीं होती है अर्थव्यवस्था में। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार बना रहता है। यदि अति उत्पादन और बेरोजगारी है तो बाजार मांग और आपूर्ति के स्वचालित ताकतें जो है पूर्ण रोजगार स्तर को वापस ले आएंगी। शास्त्रीय सिद्धांत में आउटपुट और रोजगार का निर्धारण अर्थव्यवस्था के श्रम, वस्तु और मुद्रा बाजारों में होता है, जैसा कि नेक्स्ट चित्र संख्या 6 में दिखाया गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इन चित्रों को। तो यहाँ आप जो सामने चित्र देख रहे हैं वो ABCD और E, ये 5 चित्र हैं, अलग अलग रेखा चित्र। तो पांचों को एक जगह किया गया है। और पहला जो चित्र है A वाला, तो जो A का जो रेखा चित्र दिखाया गया है वो आपके दिखाता है किसको, S एंड I, ये जो है रियल मार्केट इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है, जहाँ पे बचत निवेश के बराबर होती है। B वाला जो आपका रेखा चित्र है वो बता रहा है उत्पादन फलन को, जो Q इज फंक्शन ऑफ N, यानी कि श्रमिकों की संख्या का फलन माना गया है आउटपुट को। और जो C वाला है वो दिखा रहा है SL एंड DL, यानी कि सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड ऑफ लेबर, यानी कि लेबर मार्केट को ये दिखा रहा है, जहाँ पे श्रम की मांग और श्रम की आपूर्ति के बीच संतुलन के द्वारा रोजगार के स्तर का निर्धारण होता है। और जो रोजगार का स्तर यहाँ निर्धारित होता है, मान लीजिए नेचुरली श्रम की मांग और श्रम की आपूर्ति बराबर होती है तो पूर्ण रोजगार पे मानते हैं क्लासिकल अर्थशास्त्री। और इस पूर्ण रोजगार की जो श्रम की नियोजन मात्रा है, उस नियोजन मात्रा के आधार पर पूर्ण उत्पादन फलन या कुल उत्पादन फलन से हमारे पास उत्पादन की मात्रा OQ आ रही है B वाले में, और ये उत्पादन की मात्रा हमारे पास आ रही है, उसको हम लेबर यहाँ से लेके जाते हैं मनी मार्केट में। जो E वाला हमारा रेखा चित्र है
वो है मनी मार्केट का। यहाँ पे MV जो है मुद्रा की सप्लाई आपूर्ति को दिखा रही है और OQ जो है वो मुद्रा की मांग को बता रही है। तो OQ मुद्रा की मांग और MV मुद्रा की सप्लाई के द्वारा OP कीमत निर्धारित होती है। नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे। अब जो OP की कीमत निर्धारित हो जाएगी तो इस कीमत के ऊपर और मनी वेज उसकी जो है OW, उन दोनों के रेशो के रूप में W/P के रूप में जो D के अंदर दिखाई दे रहा है W/P का एक रेखा चित्र, ये है इसकी रियल वेज को बता रहा है, यानी कि वास्तविक मजदूरी को। तो यहाँ ये पांचों चित्र एक साथ किए गए हैं जिनमें संगत तत्वों को साथ में रखा गया है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो C वाला है, सबसे पहले हम श्रम बाजार का अध्ययन करते हैं कि मांग और आपूर्ति श्रमिकों की है वहाँ कितनी है। तो श्रम की आपूर्ति और मांग का जो कटान बिंदु है वो E है। C के अंदर आप देख रहे होंगे वहाँ NF जो एम्प्लॉयमेंट का स्तर है, पूर्ण रोजगार का NF निर्धारित होता है। और NF को ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो पूर्ण रोजगार NF के संगत हमारे पास आउटपुट फंक्शन जो है Q फंक्शन ऑफ FNB में, वहाँ से OQ मात्रा निर्धारित हो रही है उत्पादन की, और ये OQ मात्रा उत्पादन की फिर हम E में लेके जाते हैं। तो E के अंदर आप जाएंगे तो E में OQ मात्रा के संगत MV जो मुद्रा के आपूर्ति वक्र दे रखा है उसके आधार पर आप देखेंगे तो OP कीमत निर्धारित होगी। और इस OP कीमत को नीचे की तरफ D रेखा चित्र में लाएंगे तो वहाँ से OP कीमत रखी और वेज इसकी OW है, तो इन दोनों का रेशियो होगा W/P, ये इसकी वास्तविक मजदूरी की दर हो गई। पहला जो चित्र दिया गया है वो बचत और निवेश के बीच संतुलन को बताता है। तो इस तरीके से ये वास्तविक बाजार, मुद्रा बाजार, वस्तु बाजार, श्रम बाजार सभी में संतुलन की स्थितियों को दिखाने वाला एक साथ रेखा चित्र है जो कि क्लासिकल मॉडल को एक साथ समझाता है। तो यहाँ जो है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्वतः आ जाता है। शास्त्रीय विश्लेषण में अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार, कुल उत्पादन, फलन, मांग, श्रम की आपूर्ति से निर्धारित होते हैं। तकनीकी ज्ञान पूंजी और अन्य जो संसाधन हैं उनकी मात्रा सटीक या स्थिर रह जाती है, तो उनके बीच में जो संबंध है वो स्थिर होता है। इसे Q फंक्शन ऑफ KTN के रूप में व्यक्त किया जाता है उत्पादन फलन को। दूसरे शब्दों में कुल उत्पादन Q, पूंजी स्टॉक K, कैपिटल और तकनीकी ज्ञान T और श्रमिकों की संख्या N का एक फलन होता है। K और T को दिए होने पर यानी कि स्थिर मान लिया जाए तो कुल उत्पादन फलन जो है या कुल उत्पादन आउटपुट जो है वो श्रमिकों की संख्या N का ही बढ़ता फलन हो जाएगा, यानी कि Q फंक्शन ऑफ N, जैसा कि पैनल B में दिखाया गया है। बिंदु E पर ONF श्रमिकों OQ आउटपुट का उत्पादन करते हैं इस फलन के आधार पर, लेकिन बिंदु E से अधिक और अधिक श्रमिक नियोजित किए जाते हैं तो घटते सीमांत प्रतिफल मिलने शुरू हो जाते हैं। श्रम बाजार का संतुलन आप देखेंगे। श्रम बाजार में श्रम की मांग और आपूर्ति अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार का स्तर निर्धारित करने में काम करते हैं। श्रम की मांग कुल उत्पादन पर निर्भर करती है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है श्रम की मांग भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा श्रम की मांग श्रम की सीमांत उत्पादकता यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर MPL पर भी निर्भर करती है, जो श्रमिकों की संख्या बढ़ाने पर घटती है। श्रम की आपूर्ति जो है मजदूरी की दर यानी कि W/P, वास्तविक मजदूरी की दर यानी कि सप्लाई ऑफ लेबर SL डिपेंड्स फंक्शन ऑफ W/P, वास्तविक मजदूरी दर पर निर्भर करती है, जो मजदूरी दर का बढ़ता हुआ फलन होती है। अर्थात मजदूरी की दर बढ़ेगी तो श्रम की आपूर्ति भी बढ़ेगी। श्रम की मांग मजदूरी दर अर्थात डिमांड ऑफ लेबर इज ए फंक्शन ऑफ W/P पर भी निर्भर करती है, यानी कि श्रम की मजदूरी वास्तविक मजदूरी दर का भी फलन है, यानी कि श्रम की मांग। और मजदूरी दर का घटता फलन होती है, यानी कि अगर मजदूरी दर घटेगी तो मांग बढ़ेगी और मजदूरी दर बढ़ेगी तो मांग घटेगी। इस प्रकार श्रम की मांग और आपूर्ति दोनों वास्तविक मजदूरी दर W/P के फलन होते हैं। आकृति के पैनल C में W/P मजदूरी दर पर DL यानी कि मांग वक्र और SL यानी कि पूर्ति वक्रों को, इन दोनों वक्रों का कटान बिंदु या प्रतिच्छेदन बिंदु E पूर्ण रोजगार स्तर ONF को निर्धारित करता है या बताता है। अब हम बात करते हैं वस्तु बाजार में संतुलन की। तो शास्त्रीय विश्लेषण में वस्तु बाजार संतुलन में जब बचत और निवेश संतुलन की स्थिति में होते हैं, यानी कि दोनों बराबर होते हैं, S = I में है, इस समानता को उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर पर ब्याज दर के द्वारा लाया जाता है। यानी कि ये दोनों बराबर किसके द्वारा किए जाते हैं? ब्याज दर में परिवर्तनों के द्वारा, ताकि मांग की गई वस्तुओं की मात्रा आपूर्ति की गई वस्तुओं की मात्रा के बराबर हो जाती है। यह उस चित्र के पैनल A में दिखाया गया है, जहाँ बिंदु E पर S = I है और ब्याज की दर OR निर्धारित हो रही है। अब बात कर लेते हैं मुद्रा बाजार के संतुलन की। तो मुद्रा बाजार संतुलन में होता है जब मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर होती है। इसे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के द्वारा समझाया गया है, जिसमें कहा गया है कि मूल्य स्तर मुद्रा की मात्रा का एक फलन होता है या फंक्शन होता है, यानी कि P = ए फंक्शन ऑफ MV।
यहाँ MV जो है मुद्रा की कुल आपूर्ति है। सामान्य मूल्य स्तर के तो सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के आनुपातिक और समानुपाती होते हैं। मनी मार्केट या मुद्रा बाजार में संतुलन समीकरण MV बराबर PT द्वारा दिखाया जाता है, जहाँ MV मुद्रा की आपूर्ति यानी कि मुद्रा की आपूर्ति और उसका प्रचलन वेग का गुणनफल और PT मुद्रा की मांग यानी कि कुल उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं की मात्राओं का उनके मूल्य से गुणनफल है। मुद्रा बाजार का संतुलन जो है आउटपुट के पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप मूल्य स्तर की व्याख्या को प्रदान करता है कि जो MQ लाइन के द्वारा पैनल E और B को अंतर संबंधित करता है। तो दो पैनलों को एक साथ जोड़ा गया है। मूल्य स्तर OP जो है कुल आउटपुट Q और मुद्रा की मात्रा MV के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि मुद्रा की मात्रा MV है टोटल मुद्रा की मात्रा और प्रचलन वेग का गुणनफल और कुल आउटपुट की मात्रा Q है, जो कि इनके आधार पर मूल्य स्तर OP निर्धारित होता है, जैसा कि पैनल E में दिखाया गया है। फिर मौद्रिक मजदूरी के अनुरूप वास्तविक मजदूरी W/P वक्र द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसा कि पैनल D में दिखाया गया है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना था कि वास्तविक मजदूरी भी उसी अनुपात में बढ़ती है जिस अनुपात में मौद्रिक मजदूरी बढ़ती है और उत्पादन और रोजगार के स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह इस प्रकार है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक मजदूरी को कम किया जाना चाहिए, अर्थात भाई मौद्रिक मजदूरी को कम करके अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। इस प्रकार क्लर्किस्टों ने पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए एक लचीली मूल्य और मजदूरी नीति का समर्थन किया था। तो ये तो हो गई इनकी मेन बातें कि भाई किस तरीके से अलग अलग बाजार में संतुलन की स्थापना होती है और बाजार पूर्ण रोजगार स्तर के संतुलन की स्थिति में उत्पादन कार्य कर रहा होता है। अब किन्स ने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये जो मान्यताएं हैं और इनकी जो निष्कर्ष हैं वो बहुत ही अवास्तविक हैं। तो किन्स ने अपनी पुस्तक लिखी जनरल थ्योरी में अवास्तविक मान्यताओं के लिए रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत की तीखी आलोचनाएं की। उन्होंने निम्नलिखित आधारों पर शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचनाएं की। तो कुछ आलोचनाओं की चर्चा करते हैं अपन। पहली आलोचना जो किन्स ने की वो थी कि बेरोजगारी संतुलन। तो किन्स ने अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की बुनियादी शास्त्रीय धारणा को खारिज कर दिया। वो उसको वास्तविक या अनरियल मानते थे। उन्होंने पूर्ण रोजगार को एक विशेष परिस्थिति माना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी एक सामान्य स्थिति होती है उनके अनुसार। इसका कारण क्या है कि पूंजीवादी समाज से के नियम के अनुरूप कार्य नहीं करता है, जहाँ की आपूर्ति मांग को निर्धारित करती है। लेकिन जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहाँ आपूर्ति हमेशा अपनी मांग से अधिक होती है। हम पाते हैं कि लाखों श्रमिक मौजूदा मजदूरी दर पर या इससे नीचे भी काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा होता है। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में अनैच्छिक बेरोजगारी का अस्तित्व पाया जाता है, जिसको कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने नकार दिया था। और ये जो अनैच्छिक बेरोजगारी है वो ये साबित करती है कि बेरोजगारी के साथ संतुलन जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की एक सामान्य दशा है और पूर्ण रोजगार संतुलन असामान्य और आकस्मिक स्थिति है। दूसरी आलोचना की सेके बाजार नियम के खंडन करके किन्स ने कहा कि सेका बाजार नियम का जो है कि आपूर्ति हमेशा अपनी मांग बनाती है, उनका वो खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि कारक मालिकों द्वारा अर्जित की गई सभी आय को उन उत्पादों को खरीदने में खर्च नहीं किया जाएगा जो उन्होंने उत्पादित की है। अर्जित आय का एक हिस्सा बचाया जाएगा, बचत की जाएगी और उसे स्वचालित रूप से निवेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि बचत और निवेश अलग अलग काम है, उन दोनों का आपस में संबंध नहीं है। इसलिए जब सभी अर्जित आय उपभोग की वस्तु पर खर्च नहीं की जाती है और उसका एक हिस्सा बचाया जाता है तो कुल मांग में कमी आ जाएगी और इससे अति उत्पादन की समस्या पैदा होगी, क्योंकि जो उत्पादित हो रहा है वह पूरा बिक नहीं पाता है। इस बदले में सामान्य बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार किन्स ने सेके नियम को अस्वीकार कर दिया कि आपूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। बजाय उन्होंने इसके यह तर्क दिया कि मांग ही आपूर्ति को पैदा करता है, यानी कि जब किसी वस्तु की मांग होती है तो उस वस्तु को मांग को पूरा करने के लिए फर्मों के द्वारा अधिक उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं और उसके लिए अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। तो इस तरह से मांग को उन्होंने प्राइम लोकेशन दी कि मांग महत्वपूर्ण है बजाय पूर्ति के, जबकि क्लासिकल कहते थे कि पूर्ति महत्वपूर्ण है बजाय मांग के। शेष आलोचनाओं की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।